बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरी आज की वीडियो होंडा CG125 गोल्ड एडिशन, सेल्फ स्टार्ट एडिशन और क्लासिक इनका जो बाइक है उसका कंपैरिजन है यामाहा YB125Z स्पोक रिम वाले के साथ। दोस्तों यहाँ पर एक मसला है कि दोनों बाइक्स जो हैं वो 125cc कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं और दोनों की प्राइसेस में ढेर सारा फ़र्क है। अब यहाँ पर ये जो गोल्ड एडिशन आप लोग देख रहे हैं ये आप लोगों को मिलता है 2,92,900 रुपये का, और जो इसमें सेल्फ स्टार्ट एडिशन है वो 2,82,900 का है और क्लासिक एडिशन जो है वो 2,34,900 का है। जबकि YB125Z जो यामाहा का है स्पोक रिम वाला वो आपको मिलता है 4,24,000 रुपये का। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन आ जाती है, तकरीबन 1,40,40,000 रुपये का दोनों की प्राइसेस में फ़र्क है। दोनों ही बाइक्स 125cc कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अगर आपने 125cc कैटेगरी की बाइक ख़रीदनी है तो इन दोनों बाइक्स के कंपैरिजन से आप बहुत आसानी से अंदाज़ा लगाने में कामयाब हो जाएंगे कि आपको अपनी पसंद के मुताबिक, अपने माइंड के मुताबिक, अपने यूजेज के हिसाब से कौन सी बाइक को ख़रीदना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे हम्माद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। सबसे पहले अगर मैं आपको CG125 का मीटर दिखाऊं तो यहाँ आप इसका मीटर देख सकते हैं। RPM मीटर मिलता है और स्पीडोमीटर मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई भी फीचर नहीं मिलता है। इसी तरह अगर आप YB125Z स्पोक रिम वाले का मीटर देखें तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर तकरीबन आलमोस्ट तमाम ही ऑप्शन मिल जाती हैं। स्पीडोमीटर भी मिलता है, RPM मीटर भी मिल जाता है, टैगोमीटर भी मिल जाता है, ट्रिप मीटर भी मिलता है, फ्यूल गेज भी मिल जाती है और गियर इंडिकेटर भी मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर आप राइट साइड वाली असम्बली देखें 125 की तो यहाँ पर सिंपल सी असम्बली मिलती है और इसके बाद सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल जाता है। और लेफ़्ट साइड वाली असम्बली देखते हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को वही ऑप्शन मिलती हैं जो आम बाइक्स के अंदर मिल जाती है। लेकिन इसके बरअक्स अगर आप YB125Z का असम्बली देखते हैं, हैंडल बार की असम्बली देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को हेडलाइट ऑन ऑफ का बटन मिलता है, उसके बाद सेल्फ स्टार्ट का बटन मिलता है और लेफ़्ट साइड पर आपको वही वाली ऑप्शंस आम तौर पे मिल जाती हैं जो दूसरी बाइक्स के अंदर मिलती हैं। यहाँ दोनों ही बाइक्स में ना आपको किल स्विच की ऑप्शन मिलती है और ना ही डिपर की ऑप्शन मिलती है। अब इसके बाद अगर मैं आपको इसका हैंडल बार का पोस्टर दिखाऊं तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं और दोनों बाइक्स का पोस्टर आप लोगों के सामने है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इन दोनों बाइक्स में से जो कंफर्टेबल राइड करने वाली बाइक है वो यामाहा YB125Z है। बहुत ही कंफर्टेबल राइड का आप लोगों को एक्सपीरियंस होता है। इसके बाद अगर मैं इन दोनों बाइक्स के फ्रंट पर आता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होंडा 125 का जो फ्रंट पर आप लोगों को हेडलाइट मिल रही है वो चौरस में मिलती है। चौरस में आप लोगों को यहाँ पर आम सा बल्ब इंस्टॉल्ड मिलता है। अगर आपको मैं इसका रिंग दिखाऊं तो आप इसका रिंग भी देख सकते हैं और इसकी जो हांडी है उसका स्टफ भी यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद अगर मैं आपको इसके इंडिकेटर दिखाऊं तो इंडिकेटर आप लोगों को किस तरह के मिल रहे हैं, फ्लेक्सिबल हैं लेकिन ये वही पुराने वाले इंडिकेटर्स हैं। और इसके बाद अगर आप इसका फ्रंट देखते हैं तो फ्रंट पर सबसे पहले आपको होंडा का एम्बलम नज़र आता है और इसके बाद यहाँ पर शॉक्स नज़र आ जाते हैं। शॉक्स के हिसाब से देखा जाए तो ये टेलीस्कोपिक शॉक्स इस्तेमाल करने को आप लोगों को मिलते हैं और ये शॉक्स दोस्तों निस्बतन अगर आप YB125Z की बात करते हैं तो 125Z के अंदर जो फ्रंट हेड लाइट दोस्तों आप लोगों को मिलती है ना, वो एक खूबसूरत लाइट है। हेलोजन बल्ब यहाँ पर इंस्टॉल मिलता है, गोल्ड रिट्रो टाइप की लाइट मिल जाती है। और अगर आप इंडिकेटर देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत इंडिकेटर हैं, छोटे हैं लेकिन बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिलते हैं। और फ्रंट पर अगर आप यामाहा के शॉक्स की बात करते हैं तो टेलीस्कोपिक शॉक्स यहाँ पर आप लोगों को इस्तेमाल करने को मिलते हैं। लेकिन अगर दोनों बाइक्स की शॉक्स की स्टिफनेस की बात करूँ तो यामाहा YB125Z के जो शॉक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टिफ्ड हैं, बहुत ही नरम हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। और अगर आप फ्रंट टायर की बात करते हैं तो होंडा CG125 का जो फ्रंट टायर है वो आप लोगों को 2.5 बाई
18 का यहाँ पर इस्तेमाल करने को मिलता है और ये स्पोक व्हील के अंदर है। और इसके बाद अगर आप इसके फेंडर की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हार्ड मेटल का फेंडर इस्तेमाल करने को मिलता है। फेंडर की क्वालिटी आप लोगों को अच्छी मिल जाती है, लेकिन इसको नीचे से पेंट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अगर मैं आपको यामाहा YB125Z का फ्रंट टायर दोस्तों आप लोगों को दिखाऊं तो सबसे पहले तो यहाँ पर 3.5x18 का फ्रंट टायर स्पोक व्हील के अंदर इस्तेमाल करने को मिलता है। क्वालिटी वाइज देखा जाए तो दोनों ही बाइक्स के फ्रंट व्हील जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, ज़बरदस्त हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दोनों बाइक्स का टैंक दिखाऊं, पेट्रोल का टैंक, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि होंडा CG125 गोल्ड एडिशन का स्टल स्टार्ट का टैंक यहाँ पर आप लोगों को किस तरह का इस्तेमाल करने को मिल जाता है। होंडा की ब्रांडिंग मिलती है, CG की ब्रांडिंग यहाँ पर मिल जाती है, स्टिकर आप लोग देख सकते हैं, पेंट की क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी और बेहतर मिल जाती है। अगर आप दोनों ही बाइक्स को एज ए फैमिली बाइक के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। टैंक के साथ ही अगर मैं आपको इसकी सीट दिखाऊं तो सीट कंफर्टेबल तो एज सच नहीं है। सीट आप लोग देख सकते हैं, होंडा की सीट यहाँ पर आप लोगों को किस तरह की मिलती है। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं आपको इसकी सीट खोल कर दिखाऊँ तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको किस तरह की सीट इस्तेमाल करने को मिल जाती है। मोटाई भी आप लोग देख सकते हैं। अब अगर मैं आपको YB125Z की अपना टैंकी दिखाऊं तो टैंकी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं किस तरह की टैंकी यहाँ पर इस्तेमाल करने को मिलती है। इसकी टैंकी भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर फ़र्क है, होंडा की जो टैंकी है वो 9.2 लीटर की है, जबकि यहाँ पर ये 12.5 लीटर की टैंकी आप लोगों को मिल जाती है। 12.5 लीटर इसकी कैपेसिटी है पेट्रोल की। और इसके बाद अब मैं आपको दोस्तों इसका सीटिंग पोस्चर दिखाऊं YBZ का, तो सीटिंग पोस्चर के हिसाब से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही कमाल की है। सीट के ऊपर अगर आप बैठकर इसकी राइडिंग का मज़ा लेते हैं तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है एज़ कम्पेयर टू होंडा CG125 के। और इसके बाद अगर मैं आपको इसका इंजन दिखाऊँ CG125 का, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 125 cc डिस्प्लेसमेंट का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन OHV टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल करने को मिलता है। सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाती है। अगर आप क्लासिक बाइक लेते हैं तो यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन नहीं मिलेगी, जस्ट सिर्फ किक स्टार्ट की ऑप्शन मिल जाती है। और अगर मैं YBZ के इंजन की बात करूँ तो यहाँ पर भी 124 cc डिस्प्लेसमेंट का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन OHC टेक्नोलॉजी के अंदर SOHC टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल करने को मिल जाता है। हॉर्स पावर के हिसाब से बात करूं तो दोस्तों 11 हॉर्स पावर का इंजन मिलता है, 8500 RPM पे काम करता है। YBZ की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर 10.7 हॉर्स पावर का इंजन है, 7500 RPM पे काम करता है। होंडा का टार्क बताऊं तो 9.5 न्यूटन मीटर का टार्क है, 7500 RPM पे जनरेट होता है, जबकि YBZ में 10.4 न्यूटन मीटर का टार्क है, 6500 RPM पे जनरेट होता है। बोर एंड स्ट्रोक की बात करें तो होंडा 125 का 56.5 बाई 49.5 न्यूटन मीटर का बोर एंड स्ट्रोक है, जबकि YBZ का 54/54 का बोर एंड स्ट्रोक मिलता है। और अगर कंप्रेशन रेशो की बात करें तो 9.0/1 की कंप्रेशन रेशो होंडा 125 की बनती है, जबकि YBZ की 10.0/1 की बन जाती है। स्टार्टिंग दोनों ही बाइक्स दोस्तों आप लोगों को किक में भी मिल जाती हैं, सेल्फ में भी स्टार्ट किया जा सकता है। ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करूं तो दोस्तों 125 की जो ग्राउंड क्लीयरेंस है वो 132 mm की निकल कर आती है, जबकि होंडा 125 की ग्राउंड क्लीयरेंस वो 132 है, लेकिन YBZ की जो ग्राउंड क्लीयरेंस है वो 145 mm की निकल कर आती है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको इन दोनों बाइक्स का पोस्टर दिखाऊं बैक वाला, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैक पोस्टर के अंदर आप लोगों को होंडा 125 के अंदर किस तरह की लाइट इस्तेमाल करने को मिलती है। बैक के अंदर अगर आपको इसका मैं बैक कैरियर दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरह का बैक कैरियर यहाँ पर मिल जाता है। और इसके बाद अगर आप इसके बैक सस्पेंशन की दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर ऑयल डंप्ड वाले स्विंग आर्म शॉक्स इस्तेमाल करने को मिलते हैं। ये नॉन एडजस्टेबल हैं, इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप YBZ के बैक शॉक्स देखते हैं तो दोस्तों आपको एडजस्टेबल शॉक्स इस्तेमाल करने को मिलते हैं, स्विंग आर्म वाले हैं, लेकिन कंफर्टेबल के हवाले से देखा जाए तो YBZ के जो शॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आप लोगों को मिल जाते हैं। अब बैक फेंडर की दोस्तों बात करें
तो होंडा CG125 का जो बैक फेंडर है वो मेटल के अंदर इस्तेमाल करने को मिलता है, जबकि YBZ का जो बैक फेंडर है वो आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर इस्तेमाल करने को मिलता है। और इसके बाद अगर आप होंडा CG125 के चैन कवर की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मेटल के अंदर चैन कवर इस्तेमाल करने को मिलता है। चैन कवर की क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं किस तरह की मिलती है, मेटल के अंदर है, जबकि YBZ के अंदर आप लोगों को प्लास्टिक के अंदर चैन कवर इस्तेमाल करने को मिलता है। अब अगर बात करूं कि दोनों में से कौन सा चैन कवर ज़्यादा बेहतर है, तो दोस्तों प्लास्टिक वाला जो चैन कवर है उसको इतनी आसानी से जंग नहीं लग सकता, जबकि मेटल का जो चैन कवर है आपको खोलकर इसके अंदर पेंट करना पड़ेगा, तब जाके ये जंग से बचत कर पाएगा। इसके बाद बैक पोस्टर के अंदर ही आप लोगों को दोस्तों इसका मैं सलेंसर दिखाता हूँ। CG125 का सलेंसर देखें तो आप लोगों को ब्लैक कोटेड पेंट के साथ मिलता है, क्रोम की प्लेट ऊपर मिल जाती है। और साउंड के हवाले से बात करूँ तो CG125 की साउंड काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लोग इसकी साउंड की वजह से इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब अगर मैं आपको दोस्तों YBZ का सलेंसर दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं इसका सलेंसर किस तरह का है। सलेंसर के हवाले से इसकी साउंड भी काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, लेकिन ठीक है। और इसके बाद अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को इन दोनों बाइक की फ्यूल एवरेज के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर CG125 की जो फ्यूल एवरेज है वो शहर के अंदर अगर आप अंदाज़ा लगाते हैं तो 25 से लेकर 30 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखता है शहर के अंदर। अगर लॉन्ग रूट पे यूज़ करते हैं तो होंडा CG125 के अलावा YB125Z की जो फ्यूल एवरेज शहर के अंदर निकल के आती है वो 40 से अबव आती है, क्योंकि दोस्तों दोनों बाइक्स के अंदर आप लोगों को एक बहुत बड़ा फ़र्क मिलता है। होंडा CG125 के इंजन के अंदर आप लोगों को बैलेंसर इंस्टॉल नहीं मिलता, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा फील होती हैं। इवन के 60 की स्पीड के ऊपर भी अगर आप इस बाइक को लेकर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फील होती हैं। लेकिन इस हवाले से अगर आप YBZ को लेते हैं तो YBZ के इंजन में आप लोगों को बैलेंसर शाफ्ट का इस्तेमाल मिलता है, जिसकी वजह से लॉन्ग रूट के ऊपर एज वेल शहर के अंदर भी कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं होती हैं। अब दोस्तों अगर आप ये फील करते हैं कि दोनों बाइक्स में से कंफर्टेबलनेस में कौन सा बाइक सबसे ज़्यादा बेहतर है, तो दोस्तों डेफिनेटली YB125Z जो है वो इन दोनों बाइक्स में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल में ऊपर है। और फ्यूल एवरेज के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पर YBZ विन करता है, क्योंकि YBZ की जो फ्यूल एवरेज है वो आप लोगों को 40 से अबव मिलती है, लॉन्ग रूट के ऊपर 50 भी कर सकता है, जबकि होंडा CG125 सिटी के अंदर 25 से 30 और लॉन्ग रूट के ऊपर ये तकरीबन 35 से 40 तक आपको एवरेज देने की सलाहियत रखता है। तो दोस्तों यहाँ पर अब कंक्लूजन निकालना बहुत आसान है। YBZ के अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, आप लोगों को मीटर के अंदर बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, हैंडल बार की असम्बलीज में फीचर्स मिल जाते हैं, इंजन में बैलेंसर शाफ्ट का इस्तेमाल मिल जाता है। तो इन चीज़ों को लेकर इसकी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आता है। अब दोनों बाइक्स की अगर मैं वेट की बात करूं तो यहाँ पर होंडा CG125 का जो गोल्ड एडिशन है इसका 108 किलोग्राम वेट निकल कर आता है, और जो सिंपल 125 है सादा उसका 100 किलोग्राम वेट निकल कर आता है, जबकि 114 किलोग्राम का वेट आप लोगों को YBZ में मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर कंक्लूजन निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको फीचर्स चाहिए, आपको अच्छा कंफर्ट लेवल चाहिए, आपको अच्छी फ्यूल एवरेज चाहिए, तो आपके लिए YBZ अच्छी चॉइस बनकर निकल कर आती है। और अगर आपने एक ज़बरदस्त किस्म का ट्रेडिशनल साउंड लेना है, पावरफुल बाइक लेनी है और अपने शौक़ को पूरा करना है, तो फिर आपके लिए होंडा 125 एक बेहतरीन ऑप्शन निकल कर आती है। तो दोस्तों ये है मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचा होगा। आज तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।